क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके नाम पर आपकी वोटर आईडी से किसी और ने वोट डाल दिया है, जबकि आप तो घर से बाहर निकले ही नहीं। कल्पना करिए, एक व्यक्ति 4 अलग-अलग बूथों पर 4 बार वोट डाल रहा है, एक ही शहर में या फिर अलग-अलग शहर में। एक और मामला सुनिए, एलिगेशन है भीड़-भाड़ वाली कॉलोनी के एक छोटे से एक कमरे वाले मकान में 80 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, लेकिन हकीकत में वहां पर कोई रहता ही नहीं है, कोई है ही नहीं वहां पर। मगर फिर भी चुनाव के दौरान सब के नाम से वोट डाले गए, मतदान डाले गए। आज अगस्त 2025 में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर और साथ के साथ सरकार पर फर्जी मतदाता घोटाले का आरोप लगाया है, जो चुनाव के परिणामों को बदल सकता है। लेकिन आज का वीडियो राजनीति नहीं, बल्कि कानून के बारे में है। हम आज आपको दिखाएंगे कि भारत का कानूनी ढांचा क्या है और ये इन सभी गंभीर आरोपों से कैसे निपटता है। ये वीडियो आपको बताएगा भारतीय दंड संहिता 2023 के तहत कौन कौन से कानून लागू होते हैं, धाराएं लागू होती हैं, और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 51 की महत्वपूर्ण धाराएं क्या हैं, और उसके साथ साथ भारत निर्वाचन आयोग की शक्तियां क्या हैं और जिम्मेवारियां क्या हैं, और क्या बूथ लेवल के अधिकारी को भी जवाबदेह किया गया है, और अगर वो किसी फर्जीवाड़े में इन्वॉल्व हो तो क्या उसको भी कहीं सजा दी जा सकती है। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले, और सबसे जरूरी कैसे आपके मतदाता अधिकारों की सुरक्षा की जाती है भारत के कानूनी ढांचे में। तो आइए समझते हैं फर्जी मतदाताओं के खिलाफ भारत की कानूनी जंग को। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां पर हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं समस्या का पैमाना क्या है। भारत में 2025 में 96 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं, जो कि पूरी आबादी का लगभग 70% है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर चुनाव करने में धोखाधड़ी की संभावनाएं उतनी ही बढ़ जाती हैं। और आज तो लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने एलिगेशन भी लगा दिया है। एक ही व्यक्ति के नाम पर कई बार वोट डाला जाना, मृत, प्रवासी या काल्पनिक लोगों के नाम पर वोटिंग होना, वोटर आईडी में फर्जीवाड़ा और पहचान की चोरी, वोटर लिस्ट अपडेट करते समय गलत तरीके से नाम जोड़ना या फिर हटाना। भले ही चुनाव आयोग के पास तकनीक और मानव संसाधन हो, लेकिन हर धोखाधड़ी को पकड़ पाना संभव नहीं होता। न्यूज मीडिया अक्सर ऐसे मतदाताओं के वीडियो दिखाता है जो पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं, लेकिन पता चलता है कि उनका वोट पहले ही गिर चुका है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर वोटर लिस्ट में हेराफेरी के आरोप लगाते हैं, जैसे आज लगे हैं। लेकिन असली सवाल क्या है, कानून क्या कहता है, क्या कहता है कानून। तो चलिए अगले हिस्से के अंदर हम समझेंगे कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की मुख्य धाराएं क्या है इन सभी के ऊपर। भारतीय न्याय संहिता 2023 जो अब आईपीसी की जगह लागू है, फर्जी वोटिंग से जुड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए नए प्रावधान, नए औजार लेके आई है। इसकी जो मुख्य धाराएं हैं जो आज के मामले से डील करती हैं, उनको सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले है धारा 172, जो चुनावों में प्रतिरूपण के अपराध के बारे में बताती है। यह कब लगता है, जब चुनावों में व्यक्ति का नाम किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लेकर वोट देना, फर्जी नाम लेकर वोट देना, इसको हम चुनावों में प्रतिरूपण या फिर पर्सोनेशन एट इलेक्शन कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी और के नाम पर वोट देता है या ऐसा करने में मदद करता है तो यह अपराध होता है। और इसके अंदर, इसका मैं आपको एक उदाहरण भी अभी आगे देता हूं कि किसी और की वोटर आईडी का उपयोग करना या नकली नामों से वोट डालना इसके अंतर्गत आता है। इसके अंदर सजा कितनी है, 1 साल की सजा और उसके साथ साथ जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं। जो अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 174,
भारतीय न्याय संहिता, जिसके अंदर प्रतिरूपण के लिए दंड प्रदान किया गया है। व्यक्ति नामधारी या फिर अनुचित प्रभाव का दंड इसके अंदर कवर होते हैं। नकली वोटिंग या फिर किसी को जबरन या फिर किसी विशेष पार्टी को वोट डालने के लिए मजबूर करने जैसे मामले को यहां पर इंक्लूड किया गया है, और इसके लिए सजा कितनी होगी? 1 वर्ष तक की कैद हो सकती है, या फिर जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा जो अगली धारा भारतीय न्याय संहिता की है वो है धारा 337, जो कहती है मतदाता पहचान की जालसाजी के बारे में बताती है। इसका मतलब क्या है कि वोटर आईडी या फिर पब्लिक रजिस्टर की जालसाजी के बारे में ये प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति नकली वोटर आईडी बनाता है या फर्जी नाम वोटर लिस्ट में जोड़ता है तो यह अपराध होता है, और इसके लिए 7 साल तक का कारावास हो सकता है, 7 साल तक की सजा मिल सकती है। इसके अलावा एक और धारा है भारतीय न्याय संहिता की, वो है 319 उपधारा 2, जो प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी के बारे में है। और इसका मतलब क्या है? पहचान की धोखाधड़ी, जिसका हम इंग्लिश में कहते हैं चीटिंग बाय पर्सोनेशन। पहचान की चोरी के सभी रूपों को ये अपराध कवर करता है, चुनाव के दौरान और उसके बाहर भी। इसके अंदर सजा के प्रावधान कितने हैं? 5 साल तक की कारावास इसके अंदर हो सकती है। ये 4 धाराएं मिलकर फर्जी वोटिंग के हर चरण को अपराध बनाती हैं, चाहे वो फर्जी आईडी हो या फिर फर्जी वोट डालने तक, सभी चीजों को ये कवर करती है। अगर हम इन 4 धाराओं की बात करें तो ये 4 धाराएं हमारे यहाँ मुख्यतः दंडिक जो दंड संहिता है, भारतीय न्याय संहिता है, उसके अंदर प्रावधान है जो सजा के प्रावधान करते हैं फर्जी वोटरों के लिए, फर्जी मतदाताओं के लिए। अब आगे चलते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 51 के बारे में। क्या वहां पर भी कोई प्रावधान है इस चीज से रिलेटेड? भारतीय न्याय संहिता, आपको समझने की जरूरत है कि भारतीय न्याय संहिता के साथ साथ 2 महत्वपूर्ण कानून और हैं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये दोनों हैं, 1950 और 51, ये दोनों कानून हैं। धारा 31 जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 की क्या कहती है? जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 31 क्या कहती है? जो मतदाता सूची में झूठी जानकारी देना को अपराध बनाती है। अगर कोई जानबूझकर फर्जी जानकारी देता है जिससे उसे या किसी और को वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए तो यह अपराध है। इसकी सजा कितनी है? 1 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या फिर दोनों। उदाहरण के तौर पर समझिएगा कि अगर कोई गलत पता देकर नाम जुड़वा रहा है तो वो यहां पर कवर हो सकता है। जैसे आज आपने देखा होगा जो राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर कुछ मतदाताओं का एड्रेस नहीं था या किसी के पिता के सरनाम के आगे XYZ एटसेट्रा एटसेट्रा लिखा हुआ था। तो इसका मतलब क्या है कि वो गलत इंफॉर्मेशन दी गई है। तो जिसने भी वो जोड़ा है या जुड़वाया है वो यहां पर कवर होगा, वो अपराध हो सकता है। या फिर एक और उदाहरण आप समझिए, किसी और का नाम फर्जी तरीके से जुड़वाना, ये भी यहां पर अपराध होगा। पता बदलने या फिर मृत्यु की जानकारी को छुपाना, कोई वोटर मर गया है और उसका वोटर लिस्ट में नाम अभी भी जारी है और उसके नाम पर कोई वोट चढ़ा के आ रहा है तो वो भी यहां पर लग जाएगा। अब इसके अलावा एक और धारा है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की, वो है धारा 32। धारा 32 के अंदर ये धारा 32 जो है वो चुनाव अधिकारियों के लिए है। चुनाव अधिकारियों की जिम्मेवारी तय करती है, मुख्यतः BLO जैसे बूथ लेवल अधिकारी के जिम्मेवारी को तय करती है। अगर कोई पंजीकरण अधिकारी या फिर बूथ लेवल ऑफिसर जानबूझकर फर्जी नाम जोड़ता है, असली मतदाताओं को हटाता है या अपनी ड्यूटी नहीं निभाता है तो उसे 2 साल तक की सजा, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। इसलिए कानून मतदाता और चुनाव अधिकारियों दोनों को जवाबदेह बनाता है। आप ये देखिएगा जो ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, एक में इसकी जो धारा 31 है ये मेनली मतदाताओं के लिए है और धारा 32 जो चुनाव अधिकारियों के लिए है और जो बूथ लेवल अधिकारी है उनके लिए भी है। ठीक है,
अब आगे बात करते हैं भारत निर्वाचन आयोग की संवैधानिक स्थिति की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम बात करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक संवैधानिक संस्था है, आप सभी को पता है, जिसे भारत में चुनावों का निर्देशित, संचालित और नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त है। कहां पर? संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या हैं? वोटर लिस्ट तैयार करना, हर चुनाव से पहले उसे अपडेट करना, डुप्लीकेट और फर्जी नाम हटाना, फर्जी मतदाताओं की शिकायतों की जांच करना। जैसा कि अभी बिहार और वेस्ट बंगाल के अंदर सर चल रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ द वोटर लिस्ट, तो वो ये मेन काम है किसका? ये भी एक मेन काम है चुनाव आयोग का। हालांकि आयोग के पास ये शक्तियां हैं, फिर भी कई बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अदालतों से फटकार मिलती है, जैसे कि समय रहते फर्जी नाम ना हटाना, दूसरा बिना सूचना के असली वोटरों को हटाना, या फिर बूथ लेवल ऑफिसर्स पर कार्रवाई ना करना जब उन्होंने कोई गलत काम किया हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर हस्तक्षेप किया है। हम आगे के इस हिस्से के अंदर इन केसों को विस्तार से भी समझेंगे, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और निर्णय दिए हैं। इसी वीडियो के अंदर हम आगे करके उनको भी समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि फर्जी वोटिंग के लिए और सख्त धाराएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जैसे कि 10 साल तक की कैद, या फिर ध्यान ज्यादा होना चाहिए असली मतदाताओं की सुरक्षा पर जिन्हें गलती से हटाया जा सकता है? इन दोनों सवालों के जवाब दीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि फर्जी वोटिंग के लिए और सख्त धाराएं होनी चाहिए, जैसे कि 10 साल तक की सजा और जुर्माना भी बढ़ा चढ़ाकर, या फिर ध्यान ज्यादा होना चाहिए किन पर? असली मतदाताओं की सुरक्षा पर जिन्हें गलती से हटाया जा चुका है। आपका जो भी जवाब है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा। फर्जी वोटर को जेल अगर आप चाहते हैं सख्त सजा, और अगर आप चाहते हैं असली वोटर की रक्षा तो लिख दीजिएगा असली वोटर की रक्षा, अगर आप चिंता करते हैं कि सही मतदाता की सुरक्षा होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, हम वोटर लिस्ट की जांच कैसे होती है उसको समझते हैं। किस तरीके से मतदाता सूची की जांच होती है? चलिए, अब जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, सर चल रहा है बिहार के अंदर और वेस्ट बंगाल के अंदर, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। मतदाता सूची की जांच असल में कैसे होती है? सबसे पहले जो बूथ लेवल ऑफिसर होता है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है इस सारे प्रोसेस की। बीएलओ पर घर घर जाकर वो क्या करते हैं? वो चेक करते हैं कि मतदाता उस पते पर अभी भी रह रहे हैं या नहीं रह रहे। दूसरा, मृतक और प्रवासी लोगों को वोटर लिस्ट से हटा देते हैं। और तीसरा, नए मतदाताओं को फॉर्म भरने में मदद करते हैं, या जिनको अपना नाम या पते वगैरह के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कराना हो, गलती को सुधार कराना हो, उनके भी फॉर्म भरने में मदद करते हैं। लेकिन अगर बीएलओ ही लापरवाह या भ्रष्ट हो जाए तो क्या होगा? तो वही फर्जी मतदाताओं के सबसे बड़े मददगार बन जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर ही लापरवाह या भ्रष्ट हो जाए तो वही फर्जी मतदाताओं की सबसे बड़े मददगार बन जाते हैं। अब देखिए, वैसे तो अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास तकनीक है। भारत निर्वाचन आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो उपयोग करता है किस चीज से? वोटर लिस्ट का आधार से लिंकिंग को, या फिर फेशियल रिकॉग्निशन को, और उसके साथ साथ वोटर हेल्पलाइन ऐप के थ्रू, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल के थ्रू। लेकिन इनके बावजूद भी कुछ क्षेत्रों में गड़बड़ियां होती हैं, विशेषकर ग्रामीण इलाकों, शहरी झुग्गियों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में। इसलिए कानूनी जवाबदेही बेहद जरूरी है, और यही हम जानेंगे अभी आगे अगले हिस्से के अंदर। बीएलओ की आपराधिक जिम्मेवारी क्या है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की संस्थागत जिम्मेवारी क्या है, और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले क्या हैं, और साथ में अंतिम कानूनी समाधान, सभी चीज को हम इसी वीडियो के अंदर आगे कवर करेंगे। आप अभी तक बताइए आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा, एक बार थम्स अप दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, हम बीएलओ की बारे में बात करते हैं। वोटिंग धोखाधड़ी के संरक्षण या फिर
रक्षक, द्वारपाल। मतदाता धोखाधड़ी के अदृश्य द्वारपाल होते हैं। बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर। अब बात करते हैं बूथ लेवल ऑफिसर्स की। ये स्थानीय सरकारी कर्मचारी होते हैं जो वोटर लिस्ट को सत्यापित करते हैं। ये लोग भले ही आपको लगे कि निम्न कर्मचारी हैं, लेकिन इनकी ताकत बहुत बड़ी होती है। ये तय करते हैं कि किसका नाम मतदाता सूची के अंदर जोड़ा जाए और किसका हटाया जाए। ये किसे दिखाया जाए कि वह मृत है, स्थानांतरित हो गया है, या फिर डुप्लीकेट या फिर फर्जी लिस्टिंग है। और कभी कभी कौन वोट कर सकता है और कौन नहीं, ये सब कुछ बूथ लेवल अधिकारी ही डिसाइड करता है। लेकिन अगर कोई बूथ लेवल ऑफिसर जानबूझकर फर्जी नाम शामिल करता है या असल मतदाताओं को हटा देता है, तब आती है आपराधिक जिम्मेवारी। अब बात करते हैं बूथ लेवल ऑफिसर की कानूनी जिम्मेवारी की। उसके खिलाफ कौन कौन से प्रावधान लग सकते हैं जब वो अपनी ड्यूटी सही से ना करता मिले या किसी फर्जीवाड़े के अंदर अगर वो इन्वॉल्व मिले, तब उसके खिलाफ कौन कौन सी धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है। तो सबसे पहले हम भारतीय न्याय संहिता की 2023 की ऐसी धाराओं के बारे में समझते हैं। भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 172 है वो चुनाव के व्यक्ति प्रदर्शन, पर्सोनेशन, प्रतिरूपण वाला जो प्रावधान है उस पर रिलेट करता है। अगर बीएलओ किसी को फर्जी तरीके से वोट डालने में मदद करता है तो वह सह अपराधी माना जाएगा। ठीक है। और इसके साथ साथ धारा 174 है। 174 के अंदर क्या है कि व्यक्ति प्रदर्शन या फिर अनुचित प्रभाव के लिए दंड। यदि बूथ लेवल ऑफिसर किसी को धमकाकर वोट दिलवाता है या फिर बूथ लेवल ऑफिसर लोगों को या मतदाताओं को कहता है कि पर्टिकुलर पार्टी के लिए, एक विशेष पार्टी के लिए, कैंडिडेट के लिए वोट डालिए, तो उसको सजा हो सकती है, 1 वर्ष तक की कैद हो सकती है धारा 174 के तहत। इसके साथ साथ धारा 409 जो बात करता है लोक सेवक द्वारा विश्वासघात की। अगर बीएलओ जो कि वोटर लिस्ट को जो वोटर लिस्ट दी गई है वह उसमें अगर गलती से या गलत तरीके से हेरफेर करता है तो यह संवैधानिक या फिर सार्वजनिक विश्वास का उल्लंघन माना जाएगा धारा 409 के तहत। धारा 409 के तहत लोक सेवक द्वारा विश्वासघात, और उसके लिए उसे 10 वर्ष तक की कैद हो सकती है और साथ में जुर्माना भी लग सकता है। इसके साथ साथ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत भी धारा 32 के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि अगर बीएलओ जानबूझकर कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो धारा 32 उसके खिलाफ लग सकती है। अगर बूथ लेवल अधिकारी गलत तरीके से नाम जोड़ता है, हटाता है या अपने कर्तव्यों की अनदेखी करता है तो यह प्रावधान लग सकता है और उसके लिए उसे सजा 2 वर्ष तक की कैद या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। और उसके साथ साथ विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हो सकती है। बीएलओ पर लग सकते हैं सस्पेंशन या फिर बर्खास्तगी, या फिर आगामी चुनाव ड्यूटी से उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, या फिर विभागीय जांच या फिर सतर्कता कार्रवाई हो सकती है। आपराधिक मुकदमा भी चल सकता है। यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर भले ही कागज पर छोटा कर्मचारी हो, लेकिन कानून के हिसाब से उसकी भूमिका बेहद गंभीर और उत्तरदायी होती है। अब बात करेंगे चुनाव आयोग की संस्थागत जिम्मेवारी की। बात कर रहे हैं शीर्ष स्तर की। अगर चुनाव आयोग ही फर्जी वोटिंग रोकने में असफल हो जाए तो, जैसे कि चुनाव आयोग कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज करे या फिर दर्ज शिकायतों पर कार्रवाई ना करे या फिर वोटर लिस्ट को सही समय पर संशोधित ना करे, तो क्या चुनाव आयोग उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? इसका जवाब है हां। संवैधानिक और संस्थागत रूप से दोनों तरीके से चुनाव आयोग को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। कब कब ध्यान दीजिएगा, अगर चुनाव आयोग अपनी ड्यूटी सही से नहीं करता है
या चुनाव आयोग फर्जी वोटिंग रोकने में असफल हो जाए, जैसे कि चुनाव आयोग कोर्ट के आदेशों का नजरअंदाज करे या फिर दर्ज शिकायतों पर कार्रवाई ना करे या फिर वोटर लिस्ट को सही समय पर संशोधित ना करे, तो चुनाव आयोग को भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। और जो संवैधानिक ड्यूटी अनुच्छेद 324 के तहत दी गई है उनको ना अनुपालन करे तब भी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो जाएगा। और अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, सभी को पता है, संस्था है। हालांकि अदालतें आमतौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अच्छे नियत वाले निर्णयों में दखल नहीं देती, लेकिन ये तब हस्तक्षेप कर सकती है जब आरोप गंभीर हो, आरोप लापरवाही के हों, कानूनी कर्तव्यों की जानबूझकर अवहेलना हो या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया जाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर कानूनी उपाय क्या हो सकते हैं उनको भी समझिएगा। नागरिक या फिर जो एक्टिविस्ट होते हैं वो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के सामने और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के सामने पीआईएल या फिर रिट डाल सकते हैं। इसके साथ साथ अवमानना की कार्रवाई भी चल सकती है। अगर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का या हाई कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करता है, उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है। और उसके साथ साथ सुधार की सिफारिशें, ऑडिट वगैरह तो हो ही सकता है। अदालतें खासतौर पर संवेदनशील राज्यों में वोटर लिस्ट की कोर्ट निगरानी वाले शुद्धिकरण का आदेश दे सकती है। अब बात करते हैं व्यक्तिगत बनाम संस्थागत जवाबदेही की। हालांकि चुनाव आयोग के ईमानदार कार्यों को कानूनी संरक्षण प्राप्त है, लेकिन अगर किसी विशिष्ट अधिकारी की गलती साबित होती है तो उस पर व्यक्तिगत कार्रवाई भी की जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूं कि मैंने अभी क्या बोला है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि चुनाव आयोग के ईमानदार कार्यों को, जो गुड फेथ में किए गए कार्य होते हैं, उनको कानूनी संरक्षण प्राप्त है भारत के अंदर, लेकिन अगर किसी विशिष्ट अधिकारी की गलती साबित हो जाए, किसी एक इलेक्शन ऑफिसर की कोई गलती हो जाए, तो उस पर व्यक्तिगत कार्रवाई की जा सकती है। उदाहरण देता हूं, जैसे कि किसी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी या निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी या फिर राज्य चुनाव आयोग स्थानीय निकायों के लिए। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐतिहासिक निर्णयों की, जो वोटर लिस्ट, फर्जी मतदाता और इन सभी चीजों के बारे में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव सुधारों से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। इसमें जो पहला है वो है एमपी पोन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर, 1952 का केस है, बहुत पुराना केस है, आजादी के बाद का पहला चुनावी मामला था। कोर्ट ने कहा कि जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाए तो कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। एक बार चुनावी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई तो कोर्ट उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। चुनाव आयोग की स्वायत्तता को मान्यता दी थी इस जजमेंट ने। चुनाव प्रक्रिया पर ईसीआई का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का विशेष नियंत्रण रहता है, यह भी इस फैसले का मतलब था। दूसरा केस है मोहिंदर सिंह गिल बनाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये 1978 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है हर उस नागरिक का जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है। कोर्ट ने कहा वोट डालना एक संवैधानिक अधिकार है। सबसे ज्यादा उद्धत चुनावों मामलों में से एक ये केस था। वोटर लिस्ट से नाम हटाना तभी वैध है जब प्राकृतिक न्याय का पालन हो, कि मतलब कि जो चुनाव अधिकारी है, बीएलओ है, किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से ऐसे ही नहीं हटा सकते, गलत तरीके से नहीं हटा सकते। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यानी कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ेगा। मनमानी हटाने से मतदाताओं को संरक्षण मिला। जिन मतदाताओं के नाम मनमानी से हटाए जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे मतदाताओं को इस निर्णय के तहत संरक्षण मिला। अगला जो महत्वपूर्ण निर्णय है एडीआर बनाम भारत संघ, जो अभी 2025 के अंदर भी चल रहा है और ये बिहार सर से रिलेटेड है, जो पीआईएल दायर हुई है। कोर्ट ने कहा कि बिना नोटिस और सुनवाई के कोई नाम नहीं हटाया जा सकता।
बिना नोटिस और सुनवाई के कोई नाम नहीं हटाया जा सकता। अभी इस पर कोई फैसला नहीं आया है, मगर ये टिप्पणियां बता रहे हैं और एडीआर के और भी बहुत सारे मामले हैं, उनको मिलाकर मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं। चुनाव आयोग का पुराने केसेस के अंदर यह आदेश रहा है कि आधार और वोटर आईडी को पहचान के वैध प्रमाण माना जाए और अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन बताया गया अगर किसी का नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट से हटाया जाता है। इसके अलावा एक और केस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाम एडीआर 2013 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट साफ करने का अधिकार दिया गया कि अगर कोई वोटर दूसरी जगह चला गया है, वहीं पर अपनी वोट बनवा ली है, या मर गया है, देश छोड़कर चला गया है, तो ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा देना चाहिए। चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट मतदाता सूची साफ करने का अधिकार इसी केस के अंदर दिया गया, लेकिन साथ में यह आदेश भी दिया गया कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो ये सारी चीजें कही वो आपको कैसी लगी, आप ये बताइएगा कि जो ये जजमेंट है, क्या आप सर्वोच्च न्यायालय की इन टिप्पणियों से, इन जजमेंट से संतुष्ट हैं, या आपको लगता है कि और कोई महत्वपूर्ण निर्णय आना चाहिए। अब बात करते हैं संतुलन की, धोखाधड़ी और अधिकारों के बीच की। बात कर रहे हैं बहुत ही नाजुक संतुलन की, जहां कानून को बहुत सावधानी से चलना होता है। कल्पना कीजिए आप सभी फर्जी मतदाताओं को हटाना चाहते हैं वोटर लिस्ट से, लेकिन उसमें गलती से बुजुर्गों या फिर अशिक्षित गरीबों के नाम भी हट जाएं तो गलत होगा ना। आप जिनके नाम नहीं होने चाहिए उनको हटा दीजिए, मगर आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि गलती से जो एलिजिबल वोटर हैं उनके नाम नहीं हटने चाहिए। इसीलिए कोर्ट हमेशा कहता है कि फर्जी वोटिंग पर कठोर दंड होना चाहिए, लेकिन सच्चे मतदाताओं को गलत तरीके से नहीं हटाया जाए। चुनाव सुधार सिर्फ कानून और तकनीक की बात नहीं है, यह संवेदनशीलता और सटीकता की भी बात है। अंत में अपने निष्कर्ष पर चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातों को दोहरा लेते हैं कि इस महाविश्लेषण को संक्षेप में दोहराते हैं और बताते हैं कि आपने इस पूरे विश्लेषण के अंदर क्या क्या समझा। भारतीय न्याय संहिता 2023 ने फर्जी वोटिंग और पहचान धोखाधड़ी के लिए मजबूत सजाएं और प्रावधान और धाराएं तय की हैं, और उसके साथ साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 चुनाव प्रक्रिया और बूथ लेवल ऑफिसर की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसलों से मतदाता अधिकारों की रक्षा की है, और उसके साथ साथ चुनाव आयोग को संविधान के तहत शक्तियां मिली हुई हैं, लेकिन कानूनी जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। ध्यान रखिएगा कि एक फर्जी वोट एक असली वोट को खत्म कर देता है। एक फर्जी वोट एक असली वोट को खत्म कर देता है, और इसका मतलब है कि आपकी आवाज चुप हो गई है जनतंत्र के अंदर। अगर आपको आज के इस सेशन से जरा भी कुछ सीखने को मिला है, उपयोगी लगा है, तो वीडियो को लाइक करके सभी के साथ अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करिएगा, और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह विषय प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में आने ही वाला है, जो भी आपके आने वाले एग्जाम मिलते हैं। तो वो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जागरूक रहिए, ताकतवर बनिए और हमेशा स्मार्ट वोटर बनिए। जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।